और कोविड-19 महामारी के दौरान कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने अपनी कंपैशनेट और इनोवेटिव अप्रोच से देश का साथ निभाया, इसी सब के बारे में चर्चा चल रही है। आइए आपका परिचय करा देती हूँ हमारी अगली स्पीकर से। ये हैं डॉक्टर गीतिका पटेल, मेडिकल डायरेक्टर पारुल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर गीतिका पटेल, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं कि हम एक बहुत मुश्किल दौर से अभी गुजरे हैं, जब ये कोरोना की वेव 2 लगता है कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, थम रही है। तो आपके नज़रिए से अब रोड टू रिकवरी कैसा नज़र आ रहा है? रोड टू रिकवरी की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा रोड रहा है, इट वाज वेरी बम्पी, बहुत ही बम्पी राइड था। अगर हम शुरुआत से बात करें तो जो फर्स्ट वेव थी कोविड की, वो हमने काफी स्मूथली सेल आउट करी। वी कुड सेल आउट स्मूथली फ्रॉम दैट। पर मैं इसको एक एग्जाम के साथ रिलेट करूं तो मैं इसे एक एग्जाम की तरह रिलेट कर सकती हूँ। जो पहली एग्जाम थी वो थोड़ी इजी थी, इसीलिए हमने आसानी से पार कर ली। जो दूसरी एग्जाम थी वो हमें पता था थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, वो आने वाली है, पर समहाउ एक जो गलती हुई, हमने उसकी तैयारी नहीं की। ये जो बड़ी एग्जाम और डिफिकल्ट वाली एग्जाम हमारे सामने आई, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं की गई, उसके बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, जिसकी वजह से स्वाभाविक है कि कोई एग्जाम होती है और हम उसकी तैयारी नहीं करते तो हम फेल होने की प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज हैपेंड। तो ये जो सेकेंड वेव था वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट फेज रहा, जैसा कि आपने कहा। और अब जो बड़ा बम्प था रोड में, हम बोल सकते हैं, वो हम क्रॉस करने के वर्ष पे हैं। बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स आर एट द वर्ज ऑफ कमिंग आउट ऑफ द पीक ऑफ द सेकेंड वेव। काफी स्टेट्स में अभी पीक नहीं हुआ है, बट टॉकिंग अबाउट गुजरात, यहाँ पे हम वो फेज से बाहर आते हैं। पर अगर मैं बात करूं आगे की, तो ये रोड टू रिकवरी जो है वो अभी भी इजी नहीं है। बड़े हमने ये बड़ा वाला बम्प जो है वो क्रॉस कर लिया है, पर अभी भी छोटे छोटे हर्डल्स बहुत हैं। अब जो हम फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की तकलीफें हैं। अब जो हम फेस कर रहे हैं वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हैं। छोटे छोटे एपिडेमिक्स अगर हम देखें तो फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ये सब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, जो समहाउ हमें बता रही है कि हम पूरी तरह से इसमें से रिकवर हुए नहीं हैं और आगे भी काफी टाइम लगने वाला है। अगर हम बात करें और आगे जाने की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्दर डेस्टिनेशन टुवर्ड्स, गोइंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, अभी वो क्लियर नहीं है। हम थर्ड वेव की अब बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, वी आर प्रेडिक्टिंग कि अब सितंबर के बाद शायद थर्ड वेव आने वाला है। पर एक अच्छी बात इस बार ये है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। अब हमने अभी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह बाहर आए नहीं है और हमने तैयारी करनी शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। इट इज वेरी नेचुरल, व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड द रिस्पॉन्स इज बेटर, राइट। तो अब हम तैयारी कर लेंगे तो शायद हम उसे अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि हम आगे किस तरह जाते हैं और किस तरह से उसे फेस कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन का जो ओवरऑल कवरेज है, अभी वो बहुत पॉजिटिव और बहुत एंकरेजिंग नहीं है। हम सबको पता है अभी बहुत ही कम 3 to 4% लोग ही कंट्री में 2 डोजेस के साथ वैक्सीनेट हो पाए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बोल रही हैं कि दिसंबर तक जितने भी एलिजिबल पॉपुलेशन है पूरी वैक्सीनेट हो पाएगी, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर इस डायरेक्शन में हम जल्दी आगे बढ़ सके तो हम थर्ड वेव को काफी बेटर तरीके से फेस कर पाएंगे, एंड आई एम श्योर कि हम एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबली बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर गीतिका, आपने क्योंकि आप पारुल यूनिवर्सिटी से आती हैं, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और कैसे कंपेयर किया कि परीक्षा तभी अच्छी हो पाती है जब हमारी तैयारी अच्छी हो। लेकिन कॉर्पोरेट जगत की अगर बात करें, पारुल यूनिवर्सिटी के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं पढ़ रही थी और आपका एक इनिशिएटिव है सोशल रिस्पॉन्सिव सेल, कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के बारे में पारुल यूनिवर्सिटी के कुछ और जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें। जी, हमारी यूनिवर्सिटी एक वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। हमारे यहाँ लगभग 30,000 बच्चे डिफरेंट कोर्सेज में, अराउंड 450 कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज अंडर 22 फैकल्टीज पढ़ाई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। उन सब बच्चों के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिवनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हमने एक सोशल रिस्पॉन्सिव सेल फॉर्म किया है। और पारुल यूनिवर्सिटी में हमेशा हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हमारा एक विजन रहा है कि कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसमें सोसाइटी के लिए वी हैव टू फेस द चैलेंजेस एट द फेस वैल्यू। जब हमारा ऐसा मानना है कि हम जो भी हैं लोगों की वजह से हैं, सोसाइटी की वजह से हैं और कंट्री की वजह से हैं। तो जब सोसाइटी को और लोगों को हमारी जरूरत है तो हमें डेफिनेटली उनके लिए
स्ट्रांगली आगे खड़ा रहना चाहिए, और वही हम अपने 30,000 बच्चों के माइंड्स में, हमारे टीचर्स, उनके फैमिली, सब में इंस्टिल करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हम डेली बेसिस पे लेते रहते हैं। अगर मैं मेडिकल और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स की बात करूं, तो राइट फ्रॉम द डे जब से हमें एहसास हुआ कि सेकंड वेव इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, हम लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के हमने हमारा हॉस्पिटल, जो एक मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, 750 बेड्स का, उसमें हमने 600 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट किए। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐसा फील हुआ कि हमें ज्यादा फ्री बेड्स की जरूरत है सिटी में, क्योंकि जो यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी वो पूरी नहीं कर पा रही थी डिमांड्स को, तो हमने वो 600 में से 380 बेड्स को फ्री बेड्स की तरह डिक्लेयर किया, जिसमें हमने पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट किया। अब तकलीफ पड़ रही थी रिसोर्सेज की, ऑक्सीजन की, क्योंकि इतने सारे बेड्स पे ऑक्सीजन की लाइंस स्वाभाविक रूप में नहीं होती हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्हीं सब बेड्स पे ऑक्सीजन की लाइंस क्रिएट करना, एक बहुत बड़ा टैंक या तो प्लांट एस्टैब्लिश करना, जो यूजुअल सर्कमस्टांसेस में 1-1.5-2 महीने का काम है, वो हमने फ्लिकर ऑफ टाइम में, आई कैन से 5-6 डेज में वो हमने पूरा किया। हमने अराउंड 1.5 CR का इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी 20,000 लीटर्स के ऑक्सीजन टैंक लगाई। सभी बेड्स पे हमने ऑक्सीजन की पाइपलाइंस लगवाई, जिससे हम 5-6 दिन में, जब तक ज्यादा जरूरत खड़ी हुई तब तक हमने तैयारी कर ली, और हम जो एकदम पीक पीरियड था 2 हफ्ते का, जब बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स बढ़ गए थे सभी जगह पे, तब हम पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए और पूरे 600 के 600 बेड पे हम पेशेंट्स लेके उनको ट्रीट कर पाए। तो लास्ट 1 ईयर में मैं कहूँ तो हमने अराउंड 5,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से 1,500 अराउंड क्रिटिकल पेशेंट्स रहे हैं, और अच्छी होलिस्टिक केयर से उनको ट्रीटमेंट करके हमने ऑलमोस्ट 75-80% पेशेंट्स अच्छी तरह रिकवर किए हैं। इसके साथ मैं बात करूँ तो हमारे स्टाफ वेलफेयर इनिशिएटिव्स की, हमने हमेशा प्रयत्न किया है कि हम हमारे पूरे फैकल्टी को परिवार के साथ, परिवार के जैसे देख के आगे बढ़े। इसलिए हमने अपने स्टाफ के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए, जैसे कि हमने उन्हें 1 मंथ का एडवांस सैलरी ऑफर किया, जिनके भी घर में तकलीफें थी, जिनके फैमिलीज में कोई कोविड से अफेक्टेड था, जो खुद कोविड से अफेक्टेड थे, उनको हमने पूरा फाइनेंशियल एड दिया। हमने कोविड की लीव्स, 14 डेज लीव, जिनको खुद को कोविड हुआ है, जिनके फैमिली में किसी को कोविड हुआ है, उन सबको हमने पूरी लीव्स प्रोवाइड की। रेगुलर इंक्रीमेंट्स हमने चालू रखे, बिकॉज देयर इज अ जॉब क्राइसिस इन द मार्केट। वी कंटिन्यूड अवर रिक्रूटमेंट्स, हमने अराउंड 1000 टीचर्स को ये ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम रिक्रूट किया है। ऐसे बहुत से स्टाफ वेलफेयर इनिशिएटिव्स हम लेते रहे। फर्स्ट वेव के टाइम पे हमने एक 1 डे सैलरी फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्सिटी वी डोनेटेड टू द CM केयर फंड व्हिच वाज हियर इन गुजरात। सो अराउंड 28 lakhs का सैलरी हमने सभी, हम ट्रस्टीज और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करके डोनेट किया CM रिलीफ फंड में। हमने हमारी SRC की तरफ से जो लास्ट टाइम जो लॉकडाउन की वजह से इश्यूज हुए थे, जो डेली वेज लेबरर्स को प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके लिए हमने अराउंड 1000 फैमिलीज के लिए फूड किट्स हमने हमारी सोशल रिस्पॉन्सिव सेल की तरफ से इकट्ठा करके फंड्स एंड वी डोनेटेड दोस फूड किट्स टू देम। वी यूज्ड टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल हु वर सफरिंग बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। आगे मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पेशेंट्स के हेल्प के लिए आगे आए, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस टू देम, साइकोलॉजिकल इमोशनल काउंसलिंग, पेशेंट्स का फैमिलीज के साथ कनेक्ट करवाना, ये सब हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे स्टूडेंट वेलफेयर सेल ने बहुत हेल्प की इन सब क्षेत्रों में। बेहद प्रशंसनीय है ये भी जो इनिशिएटिव्स आपने अभी बताए हैं पारुल यूनिवर्सिटी के, और एक तरह से सभी ने कंट्रीब्यूट किया है देश को इस कठिन समय में मदद पहुंचाने के लिए। आपने बात की, आपने मेडिकल यूनिट की, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे कोविड वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके दिमाग में अभी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कैसे उन्होंने एक मुश्किल समय में इस पैंडेमिक को टैकल किया, अपना परिवार भी देखा और अपनी जिम्मेदारी भी समझी? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसा आपने करेक्टली कहा कि सभी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, बट जो सबसे ज्यादा ब्रेव हार्टेड सोल्स हैं वो हैं जो अंदर पेशेंट्स के साथ, उनके साथ 24 घंटे 12 घंटे रह के काम कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट, उनकी सेवा, उनका केयर, वो सब देख रहे हैं। So ये टाइम में वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन एक्सीलेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं याद करूँ तो अभी आई फील वेरी इमोशनल। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे थे, जैसे लास्ट वीक में हमारे एक पेशेंट हैं जो ब्लाइंड थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आपको पता है कि कोविड जो वार्ड्स हैं, कोविड जो एरियाज हैं, उसमें हम रिलेटिव्स को नहीं रहने दे सकते क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जो भी करना है वो स्टाफ को ही करना पड़ता है। अभी यूजुअली ये सर्कमस्टांसेस पहले कभी आए नहीं, स्टाफ आर नॉट यूज्ड टू डूइंग सो मच फॉर अ पेशेंट।
और स्पेशली जब इतने सारे पेशेंट्स हैं, सब पेशेंट्स की अपनी खुद की नीड्स और डिमांड्स होती हैं। सो लास्ट 2 वीक पहले हमारे यहाँ लगभग 4-5 हैंडीकैप्ड पेशेंट्स और ब्लाइंड पेशेंट एक एडमिट था। स्टाफ ने पूरा आउट ऑफ द वे जाके उनको सुबह उनका दिन शुरुआत करने से खाना खिलाने तक, उनको उनका टॉयलेट यूज का ध्यान रखने तक सब कुछ नर्सिंग स्टाफ ने किया, खुशी खुशी स्माइलिंग फेस के साथ किया, एंड फाइनली उनको हम डिस्चार्ज कर पाए। तो ऐसे लोगों की हेल्प करके जो एक इमोशनल कंटेंट, एक सेटिस्फेक्शन सभी को मिला, इंक्लूडिंग दो स्टाफ, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल अथॉरिटीज, इट वाज समथिंग व्हिच इज अनकंपैरेबल। ऐसे ही एक और उदाहरण दूं तो बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव टर्न हो रहे थे ड्यूरिंग दिस ड्यूटीज, बिकॉज डेफिनेटली उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। सो 2 मेरे डॉक्टर ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव जिनका रिपोर्ट आया, एंड देन वी टोल्ड देम कि आप घर चले जाइए, आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अब ड्यूटी करिए। उन्होंने खुद सामने से ऐसा बोला कि नहीं मैडम, हमें तो कोविड एरियाज में ही काम करना है, हमें पॉजिटिव लोगों की ही सेवा करनी है, सो लेट अस वर्क। सो दे वर सो ईगर टू कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट कि उनको छुट्टी भी नहीं लेनी थी, उनको अपने हेल्थ की चिंता नहीं थी, उनको ऐसा था कि अब हमें हमारे से दूसरे किसी को तो रिस्क है नहीं, बिकॉज हमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ ही काम करना है, तो हमें काम करने दीजिए। सो उनको जबरदस्ती हमें 3-4 दिन घर भेजना पड़ा, फिर चौथे 5वें दिन से वो ड्यूटी पे आके दे स्टार्टेड वर्किंग अगेन। ऐसे ही केस में बहुत सारे लोगों के मेरे जो नोडल ऑफिसर हैं कोविड के लिए, उनके खुद के फादर expired in our own hospital because of COVID, but still she was so motivated कि उसने next day से duty join कर ली, even on the same night also she was on call, उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। तो ये जो कोविड वॉरियर्स हैं, उनका जो मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और करेज रहा है, उसी की वजह से आज हम ये पीक में से ये हर्डल को पार करके जो भी सिचुएशन है वहां तक हम पहुंच पाए हैं। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे आपके पास। सेल्फलेस सर्विस का जो एग्जाम्पल सेट किया है हमारे सभी नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, वो जितना भी उन्हें शुक्रिया कहा जाए कम रहेगा। लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी एक रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, और हमने देखा है कि इस महामारी के दौरान कैसे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये कोशिश कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो। पारुल यूनिवर्सिटी ने उसके तहत क्या इनिशिएटिव्स लिए? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों का जो लर्निंग है वो एक भी दिन बंद ना रहे, ऐसा हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसी के नेक्स्ट दिन मुझे याद है हमने मीटिंग की थी, एंड वी डिसाइडेड टू स्विच अवर लर्निंग मोड टू द डिजिटल मोड। हमने दूसरे ही दिन से डिजिटलाइजेशन वे में लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारे टीचर्स ट्रेन नहीं थे, बिकॉज आदत नहीं है टीचर्स को इस तरह से पढ़ाने की। तो हमने सबसे पहले एक स्पेशल सेल क्रिएट किया जिसने सभी टीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की। फिर वो टीम्स का प्लेटफॉर्म हो, जूम का प्लेटफॉर्म हो, या तो गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म हो, ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और हमने इंश्योर किया कि नॉट इवन अ सिंगल डे हमारा टीचिंग लर्निंग बंद रह सके। इसके साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था इंश्योर करना कि बच्चों की एग्जाम्स और असेसमेंट्स हो पाए, क्योंकि असेसमेंट्स आर फॉर्म अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल। सो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन थे, तो हमने एक यूएसए बेस्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस वर्ल्ड असेसमेंट काउंसिल के साथ हमने टाई अप किया। वी प्रोक्योर्ड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट सिस्टम, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल का बहुत सारे ऑटोमेटेड फीचर्स के साथ ये सिस्टम आता है, और इसमें हमने अराउंड 30,000 बच्चों की 4 से 5 बार हम अभी तक बहुत ही सक्सेसफुली एग्जाम ले पाए हैं। मास प्रमोशन हमें ठीक नहीं लगता था, इसीलिए हमने ये असेसमेंट सिस्टम जो है वो प्रोक्योर किया, एंड वी इंश्योर्ड कि स्टूडेंट्स जो भी करें वो दिल लगा के करें और पूरा 100% दे के करें। अगर असेसमेंट नहीं होता है तो बच्चे काफी बार बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो खो जाते हैं बीच में। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो पूरी प्रोसेस जैसे पहले चलती थी वैसे ही चले। अगर वो पैसे ही चलती रहेगी तो स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, वो हमें पॉजिटिव रखने में बहुत उसने मदद किया, एंड वी हैव बीन एबल टू कंडक्ट एवरीथिंग एब्सोल्युटली सक्सेसफुली एंड स्मूथली। तो ये भी एक तरह की इनोवेटिव अप्रोच ही थी कि बच्चों का मनोबल भी बना रहे और पढ़ाई जैसे पहले चल रही थी प्री कोविड टाइम्स में वैसे ही चलती रहे कोविड पैंडेमिक के दौरान भी। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र किया, कहाँ कहाँ आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके लिए पर्सनली बिगेस्ट चैलेंज यूनिवर्सिटी चलाने में क्या रहा और आपकी खुद की क्या सबसे बड़ी लर्निंग है इस महामारी के दौरान? बिगेस्ट चैलेंज एज अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं तो रिसोर्सेज बहुत बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि हम सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं थे पेशेंट्स को देने के लिए। सो रिसोर्सेज वर अ चैलेंज।
एंड प्रिपेयर्डनेस, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने फर्स्ट वेव के बाद कुछ भी तैयारी नहीं की फॉर द सेकेंड वेव, वो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था। हम्म। एजुकेशन में अगर मैं बताऊं तो द चैलेंज वाज चेंजिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स को एक्लिमेटाइज कराना डिजिटल वे ऑफ लर्निंग से। पहले 1-2 महीने बहुत टफ थे, सब लोगों को ऐसा ही लगता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट कोई भी चीज शुरुआत में हमें तकलीफ ही देती है, अगर धीरे 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 करके हम उसे अडेप्ट करना शुरू करें तो वो हमारे रूटीन में आ जाती है। दैट इज व्हाट इज अवर वाज अवर पर्सपेक्टिव ऑलवेज। सो इनिशियली बहुत चैलेंजेस रहे, पर धीरे धीरे अब चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं। और लर्निंग की मैं बात करूं तो लर्निंग में हम यही बोलना चाहूंगी कि प्रिपेयर्डनेस इज द की। हमें आगे की तैयारी बहुत ही सोच समझ के करने की जरूरत है। और दूसरा कि हमें इंटर डिपार्टमेंटल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम करने की जरूरत है। इनिशियल 1-2 महीने जब भी पहली बार लास्ट टाइम भी जब स्टार्ट हुआ तो बहुत केओस हो गया था, बिकॉज पता नहीं था कौन क्या काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देन पुलिस डिपार्टमेंट, देन ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एवरीबडी वाज, देयर वर सो मेनी रोल्स व्हिच वर ओवरलैपिंग। सब इधर उधर डेटा हो रहा है, सो देयर वाज द स्ट्रक्चर वाज नॉट अप्रोप्रिएट। सेकंड वेव में वो प्रॉब्लम्स हमें कम हुए। So there were a lot of good coordination between the local authorities, the police department, the health authorities, the collectorate office, the commissioner office. काफी स्मूथ रही वो सब चीजें। सेकेंड वेव में बहुत चैलेंजेस थे रिसोर्सेज के, तो हमें ज्यादा ऑप्टिमल अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करने की जरूरत है। जो मेडिसिन हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में अवेलेबल है, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो हम इंश्योर कर सकें। और बहुत अच्छी लर्निंग रही क्राइसिस मैनेजमेंट की। हमारे पोटेंशियल टीम्स की पोटेंशियल बाहर आई, कितना काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आधे लोगों ने 24-24 घंटे काम किया है रात को सोने तक। सो वो एक जी। पोटेंशियल हमें पता चला कि कैसे क्राइसिस के टाइम पे भी हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बट आई विल से दैट वी कैन डेफिनेटली डू बेटर एंड देयर इज अ लॉट टू डू। बहुत इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है हमारे पूरे सिस्टम में। एक मेजर प्रॉब्लम मैं बताऊं जो हमने फेस की वाज कि जो हमारे कंट्री के छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हर विलेज में है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, पर उनकी फंक्शनैलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अगर वो भी कंट्रीब्यूट कर पाते कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स को एटलीस्ट ट्रीट करने में, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े सिटीज में जो हॉस्पिटल्स हैं, वो ओवरबर्डन नहीं होते और वो इंश्योर कर सकते हैं कि हम प्रॉपर टर्शरी लेवल की जो केयर चाहिए उनको केयर दे सकें। सब जगहों पे छोटे हॉस्पिटल्स में कहीं डॉक्टर्स हैं तो नर्सेज नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डॉक्टर नहीं है। एक पूरा सर्कल चाहिए होता है। हेल्थ केयर को फंक्शनल बनाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए और सपोर्ट टीम भी चाहिए। कोई एक चीज कभी काम नहीं कर पाती। तो हर छोटा वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो हमारे ऑर्गेनोग्राम हमारे हेल्थ के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी सालों से एग्जिस्ट करते हैं, हमको बहुत जरूरत है उनकी फंक्शनैलिटी इंश्योर करने की। ये इंश्योर करने की कि जब जरूरत पड़े तो वो हेल्थ सेंटर्स भी काम कर सकें और वो हेल्थ सेंटर्स भी पेशेंट्स को ट्रीट करने में कंट्रीब्यूट कर सकें। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स के अपने खुद के इश्यूज हैं। बट दैट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर द कमिंग टाइम। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस महामारी को टैकल करने में जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो ना सिर्फ आपके काम आए, लेकिन बाकी लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके भी काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीतिका पटेल एबीपी न्यूज़ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एबीपी न्यूज़ की ये कॉर्पोरेट स्पेशल सीरीज़ इंडिया वर्सेस कोरोना 2.0 में आगे भी जारी रहेगी, कुछ और स्पीकर्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।